Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 180 तक। ओके, तो अभी तक हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को फिनिश करेंगे, इसके बाद हम लोग मशीन डिज़ाइन को। ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ कोरियोलिस कंपोनेंट इज सच दैट इट, देखिए ये है आपकी कोई लिंक। ठीक, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। ठीक, और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरफ है। ठीक, तो आपकी कोरियोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? वो होगी इस तरफ। ठीक, तो इसलिए जो कोरियोलिस कंपोनेंट होगा वो किस में होगा? इट लीड्स द स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर बाय 90 डिग्री। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 152 है, क्लेन्स कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड व्हेन क्रैंक हैज़ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, और क्लेन्स कंस्ट्रक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए पार्ट। इसके बाद 153 है, क्लेन्स कंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिटरमाइन एक्सीलरेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 154 है, अ सर्किल passing through the pitch point with its center at the center of cam axis is known as। तो देखिए अगर ये आपकी कोई कैम प्रोफाइल है तो ये जो सर्किल होगा इसमें जो टेंजेंट होगा ये होगा आपका बेस सर्किल। ठीक, और मान लिया कि ये आपका फॉलोअर है। ठीक, और इसका देखिए रोलर फॉलोअर का सेंटर और नाइफ एज फॉलोअर का नाइफ एज वो होगा, मतलब उस पॉइंट को लेकर जो हम लोग ट्रेस करेंगे कर्व को कैम के अराउंड, कैम प्रोफाइल के अराउंड, वो हमारा कर्व होगा पिच कर्व। ओके तो ये हो गया हमारा पिच कर्व। अब देखिए बेस सर्किल का सेंटर लेके कॉन्सेंट्रिक विद बेस सर्किल बट टेंजेंट टू पिच कर्व, इसको हम लोग पिच कर्व बोलेंगे। ठीक, ये जो है इसके अगर टेंजेंट होगा और ये इसके कॉन्सेंट्रिक होगा तो वो जो हमारा सर्किल होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम सर्किल। ठीक, और इसने क्या दिया है? अ सर्किल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट विद इट सेंटर एट द सेंटर ऑफ कैम एक्सिस, तो सेम बात हो गई, इज नोन एज प्राइम सर्किल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। ओके, इसके बाद 155 है, द प्रेशर एंगल ऑफ अ कैम डिपेंड्स अपॉन ऑफसेट बिटवीन सेंटर लाइन्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर, लिफ्ट ऑफ फॉलोअर, एंगल ऑफ एसेंट, सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस सर्किल एंड रोलर फॉलोअर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इन चारों पे ही डिपेंड करता है आपका प्रेशर एंगल ऑफ अ कैम। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 156 है, कैम साइज डिपेंड्स अपॉन, तो कैम साइज डिपेंड करता है बेस सर्किल पे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 157 है, सिलेंड्रिकल कैम्स कैन बी क्लासीफाइड एज, तो देखिए सिलेंड्रिकल कैम्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक में क्या होगा कि आपके जो क्या होगा कि पूरी प्रोफाइल में आप में एक ग्रूव को बीच में कट कर देगा। ठीक, और उसमें जो रोलर फॉलोअर होगा वो आपका ऑसिलेटिंग वो मोशन करेगा। ठीक, और जो दूसरे टाइप का होता है उसमें क्या होता है कि जो कैम होगा उसके एंड पे एक फॉलोअर लगा होगा स्प्रिंग, और इसमें स्प्रिंग आपकी लगी होगी। ठीक, तो इसमें ये अलोंग और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द अलोंग और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक, तो ये होता है। तो इसके बाद हमारा है 157, सिलेंड्रिकल कैम्स कैन बी क्लासीफाइड एज। ठीक, तो देखिए सिलेंड्रिकल कैम्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, एक हम लोग ग्रूव इज कट ऑन द सरफेस ऑफ द कैम। ठीक, और उसमें क्या लगा देंगे? रोलर फॉलोअर, और जो रोलर फॉलोअर होगा वो कौन सा मोशन करेगा? ऑसिलेटिंग मोशन। ठीक, सेकंड टाइप में क्या होगा कि कैम के एंड में हम लोग फॉलोअर लगाएंगे और उसमें स्प्रिंग लोडेड फॉलोअर होगा वो। ठीक, और वो फॉलोअर ट्रांसलेट करेगा अलोंग और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर। ठीक, तो इसमें ना तो आपका सर्कुलर होगा, ना तो टेंजेंट होगा, ना तो रेसिप्रोकेटिंग होगा, इसलिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई पार्ट, नन ऑफ द अबव। ओके, इसके बाद 158 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर एंगल इन केस ऑफ कैम इज केप्ट एज
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्रेशर एंगल की, वो होती है 30 डिग्री। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 159 है, फॉर द सेम लिफ्ट एंड सेम एंगल ऑफ एसेंट अ स्मॉलर बेस सर्किल विल बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, अ लार्ज वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल। ठीक, अगर आपका लिफ्ट और एंगल ऑफ एसेंट सेम है बट बेस सर्किल की जो डाया है वो आपने कम कर दी, तो आपका जो प्रेशर एंगल होगा वो इंक्रीज करेगा। ओके, इसके बाद 168, कैम एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फॉर अ डेफिनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 161 है, एंगल ऑफ डिसेंट ऑफ कैम इज डिफाइंड एज द एंगल ड्यूरिंग विच द फॉलोअर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद आपका 162 है, एंगल ऑफ एक्शन ऑफ कैम इज डिफाइंड एज द एंगल मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ असेंट टू द टर्मिनेशन ऑफ डिसेंट, मतलब कि टोटल एंगल। ठीक, कैम ने स्टार्ट कहाँ से करा है और प्रोसेस एंड कहाँ पे हो रहा है, उसके बीच में टोटल एंगल जितना भी उसने बनाया है वो एंगल। ठीक, एंगल ऑफ एक्शन ऑफ कैम, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ई पार्ट। इसके बाद 163 है, एंगल ऑफ ड्वेल ऑफ अ कैम इज डिफाइंड एज अ एंगल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। ठीक, थ्रो विच द कैम रोटेट्स ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द फॉलोअर रिमेन्स इन द हाइएस्ट पोजीशन। ठीक, वो हाइएस्ट पोजीशन पे सिचुएटेड है। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। एंगल ऑफ एसेंट क्या है, मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम द इंस्टेंट द फॉलोअर बिगन्स टू राइज। ठीक, अभी उसने मूव करना स्टार्ट किया है टिल इट्स रीचेस इट्स हाईएस्ट पोजीशन, और उसके हाईएस्ट पोजीशन तक जाने तक उसने जितना एंगल भी बनाया है वो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिसेंट। ओके, वो होता है एंगल ऑफ एसेंट। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 164 का डी पार्ट। इसके बाद 165 है, द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व ऑफ द कैम इंक्लूडेड बिटवीन द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन द कर्व एंड लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एट दैट इंस्टेंट इज नोन एज, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये है कैम प्रोफाइल, ये है बेस सर्किल, ये है पिच कर्व। ठीक, और ये है आपका फॉलोअर। ठीक, अब फॉलोअर मूव करते करते आ गया यहाँ पर। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर ये हमने डाला। ठीक, पिच, ये मतलब पिच, ये आपने पिच कर्व के परपेंडिकुलर खींची लाइन, ये और ये इसके बीच का जो एंगल है ये होता है आपका प्रेशर एंगल। ठीक, तो इसमें 165 का करेक्ट आंसर होगा सी। 166 है, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैम द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रोक एंड एट मिड स्ट्रोक रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल होती है वो होती है S इक्वल टू h/2 1 माइनस कॉस पाई थीटा बाई फाई। ठीक, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की प्रोफाइल। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन जब आप इसको दो बार वो करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो जो आपकी एक्सीलरेशन की प्रोफाइल आएगी वो आएगी कॉस थीटा के टर्म में। ठीक, तो अगर ये कॉस थीटा की टर्म में, तो थीटा की वैल्यू जब आपकी 0 होगी या फिर जब 180 होगी तब ये मैक्सिमम होगा। ठीक, एक्सीलरेशन, और जब 90 डिग्री होगी तब मिनिमम, तब आपका 0 होगा एक्सीलरेशन। ठीक, तो एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रोक एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम एंड एट मिड स्ट्रोक एक्सीलरेशन विल बी 0। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 167 है, थ्रो ऑफ अ कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम बेस सर्किल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 168 है, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द कैम फॉलोअर अ कोसाइन कर्व रिप्रेजेंट। तो अभी मैंने बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका एक्सीलरेशन आता है वो कॉस थीटा के टर्म में आता है, तो इसलिए जो ये क्या होगा, कोसाइन कर्व एक्सीलरेशन डायग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन is सी पार्ट। 169 है, पिच पॉइंट ऑन अ कैम इज एनी पॉइंट ऑन पिच कर्व, द पॉइंट ऑन कैम पिच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ठीक, जब मैक्सिमम प्रेशर एंगल होगा तो वो पॉइंट पिच कर्व पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट। ठीक, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है, बी पार्ट। 170 है, इन द स्कॉच योक मैकेनिज्म कोरियोलिस कंपोनेंट इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट। ठीक, कोरियोलिस
कंपोनेंट होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? रोटेशनल मोशन। ओके, 171 क्या है? इन अ कैम फॉलोअर मोशन जर्क इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो इसमें क्या है? जर्क। तो जर्क की जो इक्वेशन दी होती है वो होती है ओमेगा क्यूब d3y डिवाइडेड बाई d3, ठीक। अगर आप यहीं पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो वो हो जाएगी आपकी एक्सीलरेशन। अगर आप लिख देंगे ओमेगा dy बाई डी थीटा तो वो हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, ठीक। तो इसमें पहला नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, ठीक। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ओके, इसके बाद 172 है। अ रोटेटिंग मास हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर rotates at 800 rpm and is traveling in a curve of 170 meter radius at a speed of 240 km per hour. It will experience a gyroscopic reaction of, तो गायरोस्कोपिक कपल, वो गायरोस्कोपिक कपल कितना होता है? आई ओमेगा ओमेगा पी, ठीक। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? इसमें आपको दिया है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ओमेगा की ओमेगा की वैल्यू आप v इक्वल टू आर ओमेगा से फाइंड कर लेंगे। v आपको दिया है, r आपको दिया है, ओमेगा की वैल्यू पता हो जाएगी। ओमेगा p को फाइंड करने के लिए आपको 2πn/60 लगाना है, ठीक। तो आपको तीनों वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ से गायरोस्कोपिक कपल फाइंड कर लेंगे, ठीक। इसके बाद 173 है। अ कैम इन विच द फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ऑसिलेट्स इन अ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कैम is known as reciprocating cam. Okay, so correct option is C part. 174 है. In the case of flat pivot bearing, the frictional force in case of uniform pressure can be assumed to be acting at 2/3r. अगर यहीं पे आपका यूनिफॉर्म वियर लिखा होता तो वो कितना पे होता? r/2 पे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द केस ऑफ फ्लैट पाइवट बियरिंग द फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर कैन बी एज्यूम टू बी एक्टिंग एट r/2, जैसे कि आपको भी बताया, ठीक। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि फ्लैट पाइवट बीयरिंग के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो होगा 2/3r पे, और यूनिफॉर्म वियर के केस में r/2 पर। ओके, इसके बाद अगर यहीं पे फ्लैट कॉलर बीयरिंग दी होती और तब यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में कितने पर एक्ट होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स? वो होता है 2/3 r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक। तो 176 का करेक्ट है सी पार्ट। और यूनिफॉर्म वियर के लिए r1 प्लस r2/2, ठीक। और यूनिफॉर्म वियर के लिए फ्लैट कॉलर पाइवट बियरिंग के लिए वो होगा r1 प्लस r2/2। 177 का डी पार्ट होगा। इसके बाद आपका 178 है। रोप ब्रेक डायनोमीटर यूजेस नो लुब्रिकेंट, ठीक। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर में लुब्रिकेंट यूज ही नहीं होता है। इसके बाद 179 है। द मोस्ट कॉमनली यूज डायनोमीटर फॉर टेस्ट इन द लेबोरेटरी इज, तो कौन सा डायनोमीटर बेस्ट है लेबोरेटरी में यूज़ करने के लिए? तो वो है आपका तो इसका है बी पार्ट, ठीक। तो ये है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। इसके बाद 180 है। द फॉलोइंग डायनोमीटर इज यूज्ड फॉर पावर मेजरमेंट व्हेन द स्पीड इज हाई एंड द विस्कस फोर्स इज स्मॉल। तो इसके लिए जब आपकी स्पीड हाई हो और विस्कस फोर्स लो हो तब आप किस डायनोमीटर का यूज़ करेंगे? टेस्ला फ्लूइड फ्रिक्शन डायनोमीटर। ओके, तो 180 का हो गया ए पार्ट। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक। अब देखिए 180 में आपको क्या इसमें समझने लायक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। 179 याद करना पड़ेगा, 178 याद करना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखिए SSC JEE जैसे एग्ज़ाम में आप डेरिवेशन नहीं होगा आपके पास कि आप वहाँ पे मतलब कि अगर आपको जैसे कि ये है क्वेश्चन आपको फ्लैट कॉलर बियरिंग का, अब आप इसमें अगर उसने पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन तो आप वहाँ पे वो डेरिवेशन करने थोड़ा ना बैठेंगे कि 2πr dp, फिर dp को आप लिखेंगे, फिर डी फोर्स के टर्म में लिखेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए आप लोग मतलब कि जितने भी आप लोग याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, ठीक। वही आपको काम आएंगे एट द एग्ज़ाम। ओके, so thank you guys and subscribe this channel.